जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के मॉक टेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने ग्रुप डी के 4 मॉक टेस्ट है वो कवर कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर मॉक टेस्ट नंबर 5 है वो कवर करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी 5 नंबर मॉक टेस्ट का। एक घड़ी को 1326 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उसे 1158 रुपए में बेचने से हुई हानि का 3 गुना है। उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य की राशि आपको बतानी है, क्या रहेगी। देखो भी 1326 रुपए में मैंने बेचा तो जो लाभ हुआ वो 1158 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है उसका 3 गुना है भी। तो मैंने मान लिया भी उनको हानि है वो क्या है, 1 रुपए की हो रही है, मान लो, ठीक है। तो हानि 1 रुपए की हो रही है तो लाभ कितने होगा, लाभ 3 गुना हो जाएगा भी, तो 3 लाभ हो गया। यानी लाभ को अपन प्लस से शो करते हैं और हानि को क्या करते हैं भी, अपन माइनस से शो करते हैं। अब देखो, अब यहां पे बात करते हैं अपन भी हमारे अनुसार अंतर कितना आ रहा है भी, लाभ और हानि का अंतर कितना आ रहा है, तो 4 का अंतर आ रहा है भी। कितने का, 4 का अंतर आ रहा है। लेकिन यहां पे आपके पास में जो विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है। 1326 में से आप 1158 माइनस कर दो भी, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये आपके पास में मान आ जाएगा 168। आप x भी मान सकते हैं भी, आप x भी मान सकते हैं भी, इस प्रकार से मान सकते हैं। जैसे यहां पे आपके पास में भी ये आ जाएगा, आपके पास में भी मैंने मान लिया भी x है, ठीक है, मैंने मान लिया भी x है वो हानि हुई, ठीक है। तो यहां पे लाभ कितना हुआ, तो 3 गुना हो रहा है, लाभ है वो हानि का 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा भी, ठीक है। अब ये प्लस से शो करेंगे, ये अपन माइनस से शो करेंगे, तो बात तो वही है भी x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 दूए 8, तो इसमें आपके पास में x का मान कितना आ गया, 42 आ गया। अब x का मान 42 आ गया, तो यानी 42 रुपए की तो हानि हुई उसको, ठीक है। और 42 दिया तो 3 दुआ 6 और 3 चौके 12, 126 रुपए का लाभ हो गया अभी। अब देखो भी 1326 रुपए में उसने बेचा तो 126 का लाभ हुआ, तो मेरे को यहां पे कॉस्ट प्राइस बता दो, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1326 में दिया गया जो लाभ है वो माइनस कर दो आप, तो आपके पास में 1200 रुपए आ जाएगा अभी। यानी 1200 रुपए है वो आपके पास में क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी क्रय मूल्य आ गया। अब 10% लाभ पे बेचेगा तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/10 हो जाएगा। 10 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ, तो 11 रुपए में बेचेगा। हमारे अनुसार क्रय मूल्य 10 रुपए है और अभी आपने निकाला 1200 रुपए है, तो 10 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 120 और आपको ज्ञात करनी है 11 की वैल्यू, तो 11 को गुणा करोगे 12 से तो 132 यानी 1320 रुपए आ जाएगा। तो यहां पे आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% लाभ पे बेचेगा तो 1320, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी यदि 10.8 का x प्रतिशत 32.4 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो भी यहां पे x 10 का x प्रतिशत इस प्रकार से ज्ञात कर लो, 10.8 का किस जगह आप मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, x प्रतिशत का निशान हटाओ, नीचे 100 लगा दो और बराबर में क्या दे रखा है आपको, 32.4 दे रखा है। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, जो भाग में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा और मल्टीप्लाई में वो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 32.4 इंटू 100 अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा, 10.8। चीजें समझ में आ गई। अब यहां से दशमलव कैंसिल कर दो अभी। अब 108 से आप इसको कट करोगे 8 से, तो यहां पे आपके पास में 8 से तो नहीं होगा, ये 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 18 से के 108 होते हैं भी, तो यहां से आपके पास में 18 से कट कर दो भी इसको,
18 से कट करोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 छिक्के 108 और ये आ जाएगा 18 एकम 18, तो 32 में से आपके पास में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये आपके पास में बचेगा यहाँ पे 1 और 4, और ये आ जाएगा आपके पास में 18 8, 6 से काटोगे 6 एकम 6 और 6 3 18, तो आपके पास में मान आ जाएगा कितना 300 आ जाएगा भी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया भी किसी वितरण की संक्षिप्त बारंबारता सारणी निम्नलिखित है, तो इसके अंदर है वो आपको ज्ञात करना है भी वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 20 से 30 की संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करनी है, यानी सीएफ निकालना है आपको। सीएफ निकालना है तो सीएफ क्या होता है, जैसे देखो यहां पे मैं आपको बताऊं भी ये 4 है ना, ये जो आपकी बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है एफ दे रखा है, उसको ऐड करना है भी। उसको ऐड करना है, किस प्रकार से ऐड करोगे, तो यहां पे ये आपके पास में 4 आ गया, फिर 4 के आगे क्या है 6 है, तो 4 और 6 10, और फिर 10 के आगे 7 है, तो 6 के आगे 7 है ना, तो 7 को जोड़ दो, 10 और 7 17, और उसके बाद में 17 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 19। ये आपके पास में क्या आ गई, ये सीएफ संचयी बारंबारता आगे भी, यानी ये आपका 0 से 10 हो जाएगा, और ये 10 से 20 हो जाएगा, और ये आपके पास में 20 से 30 हो जाएगा, और ये आपके पास में 30 से 40 हो जाएगा। आपको 20 से 30 पूछा है, तो 20 से 30 संचयी बारंबारता क्या है अभी 17 है, आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा अभी। यानी फ्रीक्वेंसी को आपको जोड़ना है अभी, तो 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, पहला पद 4 आ जाएगा, फिर आगे वाला जोड़ोगे 6 तो 10 हो गया, फिर आगे वाला जोड़ोगे 17 हो जाएगा, फिर आगे वाला जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। आगे देखो, अब इसमें दे रखा है भी 10 सेमी 8 सेमी और 4 सेमी का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है भी। तो यहां पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो भी। घनाभ का, घनाभ एक प्रकार से घनाभ आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला होता है उसका। तो यहाँ पे 2, और अब इसको आप L मान लो, उसको आप B मान लो, और इसको आप H मान लो भी। तो 10 8 80, 80 प्लस में और फिर 8 चौके 32 और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा 10 चौके 40। तो यहां पे आपके पास में जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो 8 और 4 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 152। 152 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, 2 5 10, 15 2 30 और 31, यानी 314 आ जाएगा। 314 गलत कर दिया क्या, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 2 4, 304 आएगा भी, 15 2 30, 304 राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया भी विक्रम ने 25,000 रुपए के एक साथ एक व्यवसाय आरंभ किया भी, 25,000 के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया, और कुछ माह बाद 60,000 रुपए के साथ रामू इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो रामू कितने महीने बाद शामिल हुआ। देखो अब ये आपके पास में 25,000 रुपए है, किसके, वी से विक्रम के, और इसने 12 महीने तक लगाए। उसके बाद में यहां पे रामू आ गया, और रामू का जो इसके अंदर रुपए लगाए वो 60,000 लगाए, और ये आपको पता नहीं है भी कितने साल कितने महीने के लिए लगाए, तो हमने मान लिया भी x महीने के लिए लगाए। और बराबर में उसका जो अनुपात है लाभ का जो अनुपात है वो 1:1, यानी समान लाभ है वो समान रूप से विभाजित हुआ है इस प्रकार से। अब इसका वज्र गुणा कर दो, आप वज्र गुणा करवाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 25,000, 25,000 इंटू 12 अपॉन में आपके पास में 60,000 आ जाएगा, और ये जो x है वो इधर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास में x का। वज्र गुणा कराओगे तो इस प्रकार से होगा, तो 2 0 से 3 0 से 3 0, 12 एकम 12, 12 5 60 और 5 एकम 5 और 5 5 25, यानी 5 महीने के लिए उसका ये x का मान कितना आ गया 5। तो उसने जो राशि लगाई वो 5 महीने के लिए लगाई है, ठीक है। अब इसने पूछा भी रामू कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये पूछा इसने ये नहीं बोला भी रामू ने कितने महीने के लिए राशि है वो लगाई है, इसने ये बोला कितने महीने बाद। 5 महीने के लिए राशि लगाई, तो इसका मतलब 7 के बाद में आया, 7 और 5 12 होते हैं, तो यहां पे 7 महीने बाद में शामिल हुआ, तो 5 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। भी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें 5 भी आपके पास में ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा आराम से करना भी। देखो अब यहां पे आपको ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहां पे FILE, इसको क्या लिख रहा है, ये इसको लिख रहा है DKJG। तो यहां पे देखो भी क्या कर रहा है, इसके अंदर इसने D-1 कर दिया,
और L से -1 कर दिया, I से +1 कर दिया और F से क्या कर दिया इसने +1 कर दिया। यानी इनमें क्या कर रहा है ये -1 कर रहा है दोनों में, इनमें क्या कर रहा है ये +1 कर रहा है भी। तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा RAIL, इन दोनों में क्या करेगा -1 करेगा तो K आ जाएगा और आपके पास में H आ जाएगा। इन दोनों में +1 करेगा तो आपके पास में AB और RS। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये KH से शुरू होगा भाई, KH से शुरू होगा। तो इसके अंदर है वो KH से तो शुरू हो ही नहीं रहा अभी, तो इसके अंदर दूसरा लॉजिक लगाओ। फिर दूसरा लॉजिक लगाओगे तो यहां पे आपके पास में ये लिख रहा है DKJZ, यहां पे ये हो जाएगा भी सभी में क्या कर रहा है ये -2 कर रहा है भी। इसमें इसने क्या कर दिया अभी -2 किया, फिर इसने +2 किया, फिर इसने -2 कर दिया और फिर इसने +2 कर दिया अभी। तो वही प्रोसेस यहां पे शुरू कर दो, फिर इसके अंदर यही नियम लगा दो फिर। यानी पहले -2 करेगा तो -2 करेगा, 18 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 10 बचेगा, सॉरी 18 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 16 बचेगा, 16 पे P आ जाएगा भाई। फिर +2 करेगा तो 3 C आ जाएगा और फिर आपके पास में प्लस ये -2 करेगा, -2 करेगा तो आपके पास में G आ जाएगा और फिर +2 करेगा 12 और 2 14, यानी आपके पास में आ जाएगा N। तो यहां पे PCGN हो जाएगा भाई, PCGN C ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, इसमें आपको प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे बताना है क्या आएगा। यहां पे श्रेणी है 23, 32, 50, 77 और 113। इसके अंदर देखो भी क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, यहां पे कितने का अंतर है पहले वो देख लो। तो इसमें अंतर आपके पास में आ जाए 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास में 9 बचेगा, 9 का अंतर है। और यहां पे कितने का अंतर है तो ये आपके पास में 18 का अंतर है, फिर यहां पे 27 का, यहां पे 36 का अंतर है और यहां पे आपके पास में कितने का अंतर हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 45 का अंतर होगा भाई। 45 का अंतर होगा तो ये आपके पास में जोड़ दो भी, तो ये 8 और 5 और 158 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा आपके पास में C। अब देखो भी यहां पे इसने बोला भी Q का अर्थ क्या है, योग है, इसके अंदर मान रख दो भी। इसके अंदर मान रखोगे तो 30, K का अर्थ क्या है, K का अर्थ है भाग देना, भाग 2, और Q का अर्थ है योग, योग 3, और J का अर्थ क्या है गुणा करना, गुणा 6, और T का अर्थ क्या है, T का अर्थ है माइनस करना 5, इक्वल बराबर आपको बताना क्या आएगा। तो ये आप 15 बार कैंसिल कर दो इसको, और 6 3 18, तो 15 प्लस में 18 और माइनस में 5, तो 15 में से 5 जाएगा 10, 10 और 18 28, तो आपके पास मान कितना हो जाएगा 28, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखो। अब यहां से आपके पास में यदि इसमें मान रख रखा है, इसने यहां पे बोला भी एस है ना वो टी की भतीजी है, तो इसका मतलब क्या है भी टी की एस टी की भतीजी है, तो एस को फीमेल बनना पड़ेगा, और एस को फीमेल बनना पड़ेगा। तो यहां पे देख लो भी फीमेल किसके अंदर आ रहा है, यानी बहन ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी ए बी की बहन है, तो इसका मतलब क्या है भी माइनस आना चाहिए। तो इनके यहां पे भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, यानी एस माइनस के, तो एस है वो के की बहन है और एस के की बहन है, ये बनेगा। इसमें देखो भी इसके अंदर मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है बीच में, तो ए बी का पिता यानी एस है वो एम का पिता है, और इसमें प्लस का मतलब आ रहा था एस का, एस है वो एम का भाई है, तो इसके अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर है वो ये फीमेल नहीं है, इन दोनों के अंदर है वो ये क्या है मेल है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो गए, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के अंदर देखने की जरूरत है, टी की ये एस है ना वो टी की भतीजी होनी चाहिए, तो यहां पे देखो भी पहले के अंदर प्लस का मतलब क्या है भाई है, यानी टी है ना वो भाई है किसका भी एम का, तो टी भाई है एम का, और मल्टीप्लाई का मतलब है भी एम है वो पिता है, एम है वो पिता है किसका भी एस का, और एस बहन है किसकी के की। अब देखो भी टी एम का भाई है, टी एम का भाई है, और एम है वो एस का पिता है, और एस है ना वो बहन है के की, तो इसका मतलब ये क्या है, ये यहां पे ये लड़की है गर्ल्स है, और ये पिता का भाई क्या लगेगा चाचा, और टी का फिर ये एस क्या लगेगी भतीजी लगेगी भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी कुछ बीज जानवर है, बीज से बीज बना दो भी, और कुछ बीज जानवर है, तो ये लो भी ये जे से जानवर बना दो भी, ठीक है। और सभी जानवर है वो पौधे हैं, सारे के सारे जो जानवर है वो किस में आ जाएंगे पौधे में आ जाएंगे, तो ये लो पी से पौधा बना दो भी। और सभी पौधे वो फूल हैं, तो सारे के सारे जो पौधे हैं वो किस में आ जाएंगे
फुल के अंदर आ जाएंगे तो ये लो एफ से फुल बना दो भी। निष्कर्ष आपके ये रहे भी। तो देखो कुछ बीज पौधे हैं, बीज वाला जो डायग्राम है वो पौधे वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है भी, तो सही है ये। सभी जानवर बीज है, सारे के सारे जो जानवर है वो बीज वाले डायग्राम में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ रहे, कैंसिल करो इसको, क्योंकि कुछ बीज जानवर है और कुछ जानवर बीज है। ये देखो भी इतना सा बीज वाले के अंदर है, वो कंप्लीट जानवर वाला नहीं आ रहा। उसके बाद में सभी पौधे जानवर है, सारे के सारे जो पौधे वाला डायग्राम है वो जानवर में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। सारे के सारे जानवर है वो पौधे में आ रहे हैं भी, लेकिन सारे के सारे पौधे हैं वो जानवर में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब आपका पहला ही सही होगा इसमें। और पहला ऑप्शन है वो कौन से पहला निष्कर्ष है वो कौन से ऑप्शन के अंदर है? डी ऑप्शन, पहला निष्कर्ष इससे राइट। आगे देखो, अब इसके अंदर है वो आपको क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और एक ये 8, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7, एक ये पूरा भी, एक ये पूरा। तो इसके अंदर क्या बन गया अभी? ये हो गया आपके पास में 4 3 7 और एक 8, यानी 8 प्लस में 8, ठीक है। उसके बाद में एक ये बन जाएगा, एक इन दो का बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा भी। तो दो ये बन जाएंगे, 8 और 8 16, 16 और 2 आपके पास में कितने हो जाएंगे? 18। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। 11 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला देखो, नेक्स्ट आपके सामने ध्वनि तरंग की घाटी। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे तरंग का डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं। यहां पे तरंग इस प्रकार से बनती है भी, तरंग की जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब ये आपके पास में ये जो होता है नीचे वाला जो छोर होता है वो क्या होता है? आपकी घाटी होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? तरंग की नीचे वाली घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे अपन क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं भी। इससे इन ये जो घाटी है ना नीचे वाली, ये जो इस प्रकार से इन घाटियों को क्या बोला जाता है? गर्त बोला जाता है भी। और सरंग क्या होता है? सरंग होता है आपके पास में जो दो घाटियों के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? सरंग कहलाती है। सरंग, और इनकी जो बीच की दूरी है वो तरंगदैर्ध्य ही होती है भी। एक प्रकार से वो क्या होती है? आपकी एक प्रकार से तरंगदैर्ध्य ही होती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग की अधिकतम जो विस्थापन बिंदु होता है भी, यहां से लेकर के यहां तक, और नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये यहां से लेकर के यहां तक, फिर यहां से लेकर के यहां तक। तो दो घाटियों के बीच की दूरी है वो आपकी तरंगदैर्ध्य के रूप में जानी जाती है और उसे सरंग बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली जो आपकी घाटी होती है उसे क्या बोला जाता है? गर्त बोला जाता है। तो आपका सी ऑप्शन है वो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब के 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है, पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर वह 15 डिग्री से मुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक आपको बताना है। देखो भी इसके अंदर समझो यहां पे। अब ये आपके पास में एक क्या है? ये आपके पास में यहां पे ये माध्य आ गया भी। इसके ऊपर माध्य ए है जो वायु माध्य मान लो, ठीक है, और इसके नीचे है वो आपका दूसरा माध्य भी, संघन माध्यम है। अब यहां से इस प्रकार से अभिलंब डाल दिया, ये कोई किरण आ रही है आपकी और ये आपतित किरण है और ये अभिलंब के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही है भी, ठीक है। और जैसे ही ये क्या है, जैसे ही ये इस माध्यम में आएगी तो इसने बोला भी 45 डिग्री मुड़ जाती है, तो 45 डिग्री है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी इस प्रकार से, 15 डिग्री मुड़ेगी। तो इसका मतलब है ये आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फिर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहां से आपके पास में 30 डिग्री का एंगल ये बन गया। आपतन कोण आपके पास में 45 है और अपवर्तन कोण है वो आपके पास में कितना है भी? 30 डिग्री है। तो यहां पे आपका स्नेल के नियम से आप निकाल दो। स्नेल का नियम क्या बोलता है? साइन आई इंटू n1, यानी पहले माध्यम में बराबर है साइन आर कौन से माध्यम में? इंटू आपके पास में n2 यानी दूसरे माध्यम में। तो आपको ज्ञात क्या करना है? तो पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है भी। पदार्थ का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। पदार्थ का अपवर्तनांक ये है भी यहां पे, यानी आपको n2 का मान ज्ञात करना है। n2 का मान ज्ञात करना है तो यहां से आपके पास में
ऊपर वाला जो माध्यम है, ऊपर वाला जो माध्यम है वो वायु माध्यम मानते हैं अपन, निर्वात मानते हैं एक प्रकार से, ठीक है। और हवा से, ये देखो भी इसने बोल रखा है भी हवा में जाती हुई, और हवा में अपवर्तनांक है वो 1 माना जाता है भी। तो यहां पे साइन आई का मान कितना है आपके पास में 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है भी, ठीक है। 1/√2 इंटू n1 का मान कितना है, निर्वात के अंदर या फिर वायु के अंदर जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, बराबर में आपके पास में साइन आर आपको साइन आर आपको दे रखा है, लेकिन n2 का मान ज्ञात करना है। इसके नीचे आपके पास में साइन आर आएगा, यानी साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 30 का मान है वो आपके पास में 1/√2, यानी 1/√2 होगा, और वो 1/√2 क्या 1/2 होगा, जो आपका क्या है ऊपर चला जाएगा, 2 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√2 इंटू 2। अब इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस √2 को मैं लिख सकता 2 को क्या लिख सकता हूं, तो √2 इंटू √2 अपॉन में आपके पास में क्या है √2, तो √2 से √2 कैंसिल, √2 का मान कितना होता है 1.41 लगभग इतना होता है। तो आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है 13 नंबर क्वेश्चन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी एमीटर का प्रतिरोध होता है जिससे अधिकतम धारा इससे प्रवाहित हो सके, यानी एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। याद रखना, हमेशा याद रखना, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है 0 होता है। और इसने बोला भी अधिकतम धारा अधिकतम बहेगी, तो उसका मतलब क्या हो गया, यहां पे ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR होता है, और R बराबर I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा आपके पास में V अपॉन में R। अब देखो ओम के नियम से देखो भी धारा को अगर आपको अधिकतम करना है, धारा और प्रतिरोध के अंदर है वो एक प्रकार से दुश्मनी का रिलेशन है। अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध को घटना पड़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा को घटना पड़ेगा। तो यहां पे देखो भी इसने बोला भी जिसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो, तो अधिकतम धारा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा, प्रतिरोध कम होगा तभी धारा बढ़ेगी। तो यहां पे इसका एमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और ये भी याद रखना भी एमीटर का, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम, यानी 0 होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण एक सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु की दूरी होगी। अब यहां पे मैं आपको इसकी 6 कंडीशन होती है अवतल दर्पण की, और वो एक एक करके यहां पे बता देता हूं। देखो पहली कंडीशन ये होती है भी जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं आप, जब वस्तु को अनंत के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसको अनंत पे रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, F के ऊपर, यानी फोकस के ऊपर बनेगा। और कैसा बनेगा भी, यानी इसके अंदर टोटल 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन के अंदर आपके पास 5 कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है भी, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके अंदर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। देखो भी, तो इसमें बिंदु साइज का बनेगा भी, एकदम बिंदु साइज का बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भी, ठीक है। देन उसके बाद में जब अपन वस्तु को कहां पे लेके आ जाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आ जाते हैं, यानी जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आ जाते हैं तो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा भी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा भी। इसमें बिंदु साइज नहीं बोलेंगे, इसमें छोटा बनेगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा भी, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता ही है। अगली कंडीशन है जब आप प्रतिबिंब को जब आप अपने बिंब को यानी ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा। कैसा बनेगा, समान बनेगा भी, समान साइज का बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद में जब प्रतिबिंब जब ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और F के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पे बनेगा, तो वक्रता केंद्र से परे बनेगा भी, वक्रता केंद्र से परे बनेगा, यानी पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा भी, और बड़ा बनेगा भी। कैसा बनेगा, साइज के अंदर बड़ा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है भी। अगली कंडीशन है जब वस्तु को F के ऊपर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस के ऊपर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत के ऊपर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, और कैसा बनेगा भी, बहुत बड़ा बनेगा भी, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब लास्ट कंडीशन इसकी आती है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, ध्रुव यानी पोल O, तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है भी।
और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन कैसा होगा, आभासी होगा भी, आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। इसने क्या बोला है, एक अवतल दर्पण एक सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु को, सीधा प्रतिबिंब, ये लो आभासी, आभासी हमेशा सीधा होता है भी। और कब बन रहा है ये, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख रहे हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, तो यहां पे आपके पास में एफ से कम, आपका राइट आंसर क्या होगा, वस्तु को, जब वस्तु की दूरी होगी एफ से कम, यानी फोकस दूरी से कम होगी भी, जब वस्तु की दूरी है वो फोकस दूरी से कम होगी, तब है वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा भी। चीजें समझ में आ गई। तो 15 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला है भी निम्न में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। वेग चाल के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भी। वेग है वो वेलोसिटी है, वो चाल के बराबर हो सकती है, बिल्कुल सही है। वेग चाल से ज्यादा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता भी। यानी वेग चाल से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वेग का जो परिमाण है, वेग का जो परिमाण है वो चाल से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वेग चाल से ज्यादा नहीं हो सकता भी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे बोल दे भी वेग का परिमाण है, जो वेग का परिमाण है वो चाल से क्या है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन वेग चाल से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात गलत है। वेग चाल से कम हो सकता है क्या, चाल से कम हो सकता है भी। तो इसमें ए और सी यानी डी ऑप्शन हो जाएगा भी, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट, चंद्रमा पर लोलक घड़ी सुस्त चलती है, तेज चलती है, या फिर पृथ्वी पर जैसी चलती है, या फिर नहीं चलती। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा, सुस्त। देखो भी, आवर्तकाल टी, आवर्तकाल टी क्या होता है भी, ये आपके पास में रूट एल अपॉन में जी, एल अपॉन में जी, एल होता है लंबाई के, यानी आवर्तकाल है ना आपका, वो आवर्तकाल जो आपका लंबाई है उसके रूट के समानुपाती होता है भी। यानी जो आपका आवर्तकाल है, टी आवर्तकाल होता है भी, और टी आवर्तकाल है ये आपका लंबाई के, ये आपकी लंबाई के रूट के बराबर होता है, समानुपाती होता है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय जो त्वरण है जी है, उनके रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है भी, ठीक है। तो इसके अंदर आप याद रखना, अगर आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल अगर बढ़ेगा ना तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा पे घड़ी को लेके जा रहे हैं, तो वहां पे जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा भी। क्योंकि पृथ्वी का 1/6 होता है, पृथ्वी पे 6 गुना होता है भी चंद्रमा से, और वहां पे 1/6, चंद्रमा पे पृथ्वी का क्या होता है, 1/6 होता है। तो इसमें जो आवर्तकाल अगर बढ़ेगा तो आपकी घड़ी है वो क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आपका लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। कानपुर है वो यमुना नदी के किनारे है भी, कानपुर है वो यमुना नदी के किनारे है, और प्रयागराज है वो आपका गंगा और यमुना के संगम पे है भी, ठीक है। तो ये गंगा और यमुना के संगम पे है। और गाजियाबाद है आपका, ये कौन सी नदी के किनारे है अभी, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद आपका। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है। अनटचेबल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 19 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, वो आ जाएगा मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता। तो 20 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा एजाज पटेल ने जीता, यानी सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भी √2 प्लस √3 और प्लस में यहाँ पे √2 माइनस √3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर है वो अपन इसको x के बराबर मान लेते हैं भी, इस पूरे को क्या है x के बराबर मान लेते हैं, और फिर क्या कर देते हैं भी दोनों और वर्ग कर देते हैं भी। तो ये हो जाएगा x बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा भी, ये रूट है √2 प्लस में √3 और प्लस में आपके पास में क्या है, ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस में √3। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दो आप, वर्ग कर दो इनका। तो दोनों तरफ अपन वर्ग कर देते हैं, ये लीजिएगा
एक्स की स्क्वायर बराबर ये हो गया, इसको ए मान लो, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो आपके पास में स्रोत समीकरण लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे, इसका ए का स्क्वायर होगा तो ये 2 के ऊपर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा भी, तो 2 प्लस में √3 और प्लस में आपके पास में ये बी का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में √3। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे प्लस में आपके पास में क्या हो जाएगा अभी 2ab आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 और a का मान कितना है अभी, a का मान आपके पास में ये इस पूरे के ऊपर आप रूट ले सकते हैं अभी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में √3 और आपके पास में एक आ जाएगा 2 माइनस में √3, ये बन जाएगा अभी। ठीक है, अब यहां से देखो भी ये आपका प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये बन गया आपके पास में 2 दूना 4, कितना बनेगा भाई 4, प्लस में आपके पास में ये क्या बन गया, तो यहां से देखो भी ये आपके पास में इसको अपन a प्लस बी मान सकते हैं और ये आपके पास में a माइनस बी हो जाएगा भी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या लिख सकते हैं इसको, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका a का स्क्वायर करोगे और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो यहां से आपके पास में ये 2 है, ये 2 आ जाएगा और ये आपके पास में क्या बनेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस से √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा भी, और इसके ऊपर क्या है भी रूट है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस में 2, 4 प्लस में 2 और 4 में से 3 गया, तो आपके पास 1 और 1 का रूट करोगे तो आपके पास में रूट से बाहर निकालोगे तो 1 के रूप में आ जाएगा। ये एक्स की स्क्वायर के बराबर चल रहा है, ठीक है, एक्स की स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो यहां से आपके पास में मान क्या बनाइए, ये बन गया 2 एकम 2 4 2 6, तो एक्स बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर आपको दे रखा है भी एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु है वो 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु है वो कितनी है, ये आपको बताना है। मैंने मान लिया भी कैंप के अंदर 2 और 3 यानी 2 और 3 अनुपात दे रखा है, तो मैंने मान लिया लड़कों की संख्या कितनी है 2 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 3 है, और टोटल आपके पास में कितना है भी 5 है। ठीक है, अब लड़कों का औसत कितना है 16 है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा 16 2 32, और लड़कियों की औसत कितनी है 13 है, 13 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 3 39 हो जाएगा भी। अब यहाँ पे सभी का योग कर दो, सभी का योग कर दो तो ये आपके पास में 11 और ये हो जाएगा 6 और 1 7 71 अपॉन में 5। अब आपको टोटल सभी का बताना है, सभी का बताना है, 5 एकम 5 बच गया कितना 2 21 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 बच गया 1 5 2 10, तो 14.2 है वो सभी का औसत आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 10 12 15 और 20 से विभाजित करने पर 7 सेंसिबल बचे। अब देखो इसको इस क्वेश्चन को करने का अच्छा सबसे बेस्ट यहां पे ट्रिक क्या रहेगी, 7 सेंसिबल बच रहा है तो इसका मतलब मैं इसमें भी 7 माइनस कर दूं, इसमें भी 7 माइनस कर दूं, इसमें 7 माइनस करूं और इसमें 7 माइनस करूं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जैसे ही 7 माइनस करूंगा इकाई का अंक 0 आना चाहिए। इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा भी, अगर इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है बी, वो आपका आंसर सही नहीं होगा। बी 7 माइनस कर रहा हूं तो वो 8 10 12 15 और 20 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए भी, 7 माइनस किया तो ये आपके पास में 1080 आ गया भी। ठीक है, 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा भी। उसके बाद में 7 इसमें से माइनस करूंगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, तो इसका इकाई का क्या आएगा 6 आएगा, तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में अगर यहां से 7 माइनस करूं तो इकाई का अंक 3 आएगा, तो इसका मतलब ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, और यहां से 7 माइनस करूं तो ये आपके पास में 3 आएगा इकाई का अंक, जो कि ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब आपके पास में 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भी। ठीक है, अब देखो भी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक निश्चित दूरी तय करने में दुगुनी चाल से चलने की तुलना में 2 घंटे 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करो। दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब देखो भी 40 किलोमीटर, एक तो रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर घंटे चल रही है, और चलने की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को
एक निश्चित दूरी तय करने में दुगनी चाल से चलने की तुलना में, यानी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने में उसके बीच में जो समय है इसे क्या है 2 घंटे और 15 मिनट है वो अधिक लगते हैं। मैंने उनकी बीच की जो दूरी है वो x मान ली, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच की दूरी x मान ली, तो यहाँ पे जो समय लगेगा ना 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, और माइनस इनके दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 2 घंटे 15 मिनट दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा x अपॉन में, यहाँ पे समय कम लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, दूरी दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। अगर वो 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता है और 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जाता है तो उनके बीच में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है भी। तो यहाँ पे आपके पास में ये 40 किलोमीटर के हिसाब से समय है और ये आपके पास में 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से समय है, और माइनस कर दिया तो आपके पास में 2 घंटे 15 मिनट का समय, और 2 घंटे 15 मिनट को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 2 और 15/60, इसको भी आप घंटे में चेंज कर लो, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 2 8 और 1 9, यानी 9 आपके पास में 4 आ जाएगा भाई। समय घंटा आपके पास में 9/4 घंटे लगे। अब देखो भी एलसीएम आपके पास में 80 आ गया, तो ये आपके पास में कितना बनेगा 40 2 80, यानी 2x माइनस में x बराबर में 9/4। अब ये 80 यहाँ पे क्या है भी भाग में इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 4 से काटोगे ये 20 बार कट गया, और 2x से x जाएगा तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 9 2 18, यानी 180 आ जाएगा भाई। राइट आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बोला है भी P को एक कार्य पूरा करने में 10 दिन, Q को 24 दिन लगते हैं और R की मदद से वे सभी एक साथ काम करते हैं और 6 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 1000 रुपए की कुल पारिश्रमिक में से उन्हें प्राप्त भुगतान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी P है वो 10 दिनों में कार्य करता है और Q है वो 24 दिनों के अंदर, और P प्लस Q प्लस R ये तीनों मिलकर के 6 दिन के अंदर कार्य कर रहे हैं भी। तो यहाँ पे आपके पास में जो एलसीएम आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा भाई 24, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा भी, ठीक है। तो ये आपके पास में 12 बार चला जाएगा और ये आपके पास में 5 बार चला जाएगा, 5 चौके 20, 2 5 2 10, और ये आपके पास में 20 बार चला जाएगा भी। देखो P एक दिन के अंदर है वो आपको ये तो पता ही होगा अभी, जो टोटल मूल्य होता है, टोटल जो रुपए होते हैं वो उनकी क्षमता के हिसाब से डिवाइड होते हैं भी। तो ये आपके पास में क्षमता आ गई भी, P की क्षमता है वो एक दिन में 12 कार्य करने की, Q की क्षमता है वो एक दिन में 5 कार्य करने की, और तीनों की जो क्षमता है वो 20 कार्य करने की है। तो यहाँ पे P और Q की दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 12 और 5 17, तो आपके पास में R की क्षमता आ जाएगी P अनुपात Q अनुपात R, तो R की क्षमता कितनी हो जाएगी 20 में से 17 माइनस कर दो 3, और इसकी 5 है ही और इसकी 12 है, तो 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 बराबर कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएगा। तो एक का मान आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, एक का मान यानी इस प्रकार से 20 बराबर आपके पास में 1000 हो गया, ठीक है। तो एक का मान आपके पास में 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, और एक का मान 50 आ गया भी, एक का मान 50 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है P का, तो 12 5 60 यानी 600 रुपए मिलेंगे इसको, और 5 5 25 यानी Q को 250 रुपए मिलेंगे, और 5 3 15 यानी R को 150 रुपए मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करते हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा भी कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, कुछ जो आपके वैज्ञानिक है वो क्या है प्रोफेसर है, तो V से वैज्ञानिक बना लो भी, और ये लोग कुछ वैज्ञानिक है वो P से प्रोफेसर हो जाएंगे भी, ठीक है। और सभी वैज्ञानिक है वो कर्मचारी है, तो सारे के सारे जो आपके वैज्ञानिक है वो किस में आ जाएंगे कर्मचारी में आ जाएंगे। लेकिन आगे इसने ये भी बोल रखा है भी सभी प्रोफेसर है वो भी कर्मचारी है भी, तो सारे के सारे प्रोफेसर है वो भी क्या है कर्मचारी है। तो ये लो ये मैं यहाँ पे कर्मचारी का बना देता हूँ, के से कर्मचारी हो जाएगा। तो सारे के सारे वैज्ञानिक कर्मचारी में आ रहे हैं, सारे के सारे प्रोफेसर है वो भी कर्मचारी में आ रहे हैं, और कुछ वैज्ञानिक है वो प्रोफेसर है। तो ऐसा डायग्राम कहां पे बन रहा है, एक के अंदर बन रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट है, अब इसके अंदर है वो यहां पे बात कर आपको बताना है M, यानी ये जो इनका कोड है वो आपको ये दे रखा, और इसका जो कोड है वो आपको ये दे रखा है, और इसका जो कोड है वो ये दे रखा है, आपको इसका कोड बताना है भी। तो यहां पे देखो सबसे पहले आपको E का कोड पता लग गया होगा, यहां से भी डबल E आ रहा है और L है, डबल D और H है,
हैज है, तो इसका मतलब ई का जो कोड होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा भी। ठीक है, उसके बाद में एल का जो कोड तो आपको देखना ही नहीं है, एल का तो अब इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर आर ओ, यहां पे आर ओ है और यहां पे भी आर ओ है, इन दोनों के अंदर दो कोड कॉमन आएंगे, जो कि एक तो आपका प्रतिशत हो गया, अभी यहां पे प्रतिशत और यहां पे भी प्रतिशत है, दूसरा आपके पास में डॉलर, यहां पे डॉलर है और यहां पे भी डॉलर है, तो इसमें आर और ओ का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत और डॉलर होगा। अब आपको ये पता नहीं है, ये पता भी नहीं करना आपको भी आर का कोड क्या होगा और ओ का कोड क्या होगा। अब यहां से आपके पास में डबल ए है, इसमें भी डबल ए और यहां पे डबल ए है, तो इसमें देखोगे एट द रेट और यहां पे भी एट द रेट, इसका मतलब क्या हो गया, अभी ए का आपके पास में कोड आ गया एट द रेट, बच गया कौन सा इसके अंदर एम, एम का कोड क्या हो जाएगा, तो एम का कोड यू हो जाएगा, अभी एम का कोड है वो यू हो जाएगा। अब इसके अंदर देख लो भी, यानी आपके पास में एट द रेट इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, भी ए आ रहा है तो इसमें कोड एट द रेट होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, और इन दोनों के अंदर एट द रेट है। उसके बाद में आगे आपके पास में आ गया भी, इसके अंदर डी नहीं है, इसके अंदर आपका कोड डी नहीं है, क्योंकि इसमें ई आ रहा है और ई का कोड क्या है, भी डी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो आपका एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, कथन दे रखा है आपको भी, विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। अब अच्छा क्रिकेटर कब हो सकता है, जब वो एक अच्छा बल्लेबाज हो तो उसे अच्छा क्रिकेटर बोल सकते हैं, और या फिर वो अच्छा एक गेंदबाज हो तब उसको क्रिकेटर बोल सकते हैं। तो विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता है, क्या कर सकता है भी, निष्कर्ष निकल सकता है भी, क्योंकि अच्छा क्रिकेटर है, उसने ये तो थोड़ी बोल रखा है भी अच्छा बल्लेबाज है, उसने ये बोल रखा है भी अच्छा क्रिकेटर है, तो या तो वो फिर बल्लेबाजी अच्छी करता है या फिर वो गेंदबाजी या फिर दोनों अच्छी करता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये निष्कर्ष निकल सकता है इसका। विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है क्या, बिल्कुल कर सकता है भी, अच्छी गेंदबाजी करता है तो भी अच्छे क्रिकेटर के अंतर्गत ही आता है भी, तो दोनों के दोनों निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा भी, यानी या तो फिर वो बल्लेबाजी अच्छी करता है या फिर वो अच्छी गेंदबाजी करता है, तो यहां पर या का कंडीशन लग जाएगा इसके अंदर। तो आपका सी ऑप्शन कौन से के अंदर है, एक नंबर जो आपका यहां पे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भी, एक नंबर ऑप्शन के अंदर है वो सी आपका दे रखा है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर यहां पे देखो 25 का 21 के साथ में जो रिलेशन है ना, वही 42 का आके बताना है किसके साथ में। देखो भी 25:21, अब इन दोनों को जोड़ दो भी, 2 और 5 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ोगे 2 और 5 7, 7 × 3 21। इसी प्रकार से 42 है, 42 दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 और 6 3 18, तो आगे आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो प्रश्न दे रखा है भी, क्या डिग्री को अब नौकरियों में चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। प्रश्न बोला, तर्क क्या निकल सकता है, हाँ इससे कॉलेज में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। आप इससे सहमत है क्या, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कैंसिल करो इसको। अब नहीं, प्रत्येक नौकरी के लिए वह न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कोई भी नौकरी हो, चाहे वो 4th ग्रेड की हो, ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, ठीक है, उनके लिए एक न्यूनतम योग्यता तो होनी चाहिए भी। आप 10वीं पास हो या फिर आप 12वीं पास होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, वो एक न्यूनतम उनकी योग्यता तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड से मैं बिल्कुल सहमत हूं, तो यहां पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ए दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। ये लो ए है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। आगे इसने बोला और बी दाईं ओर से, बी है वो भी क्या है, दाईं ओर से, सॉरी ए दाईं ओर से अभी, तो ये ए यहां पे आ जाएगा, और ए दाईं ओर से कौन से स्थान पर है अभी, ए दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। और इसने बोला भी बी दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, तो बी है वो दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, तो ये लो बी यहां पे है, तो इनका स्थान 25वां है। आगे इसने बोला भी यदि ए और बी दोनों स्थान आपस में अदल बदल कर ले, भी यहां पे ए आ जाए और यहां पे बी आ जाए, तो और यदि पंक्ति में 40 व्यक्ति हो तो बाईं ओर से ए का स्थान कौन सा है। तो अब ए यहां पे है और इसका बाईं ओर से स्थान बताना है। टोटल कैंडिडेट आपको दे रखा कितना है, 40 है। आपको पता है भी एक कैंडिडेट का एक ओर से स्थान दे रखा हो और टोटल कैंडिडेट दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, टोटल कैंडिडेट में से आपको दिया गया स्थान माइनस कर देना है और प्लस कर देना 1। देखो 40 में से 25 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 15, प्लस कर दूंगा 1, तो बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा 16। तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि ए को हमें 2 बार काउंट करना है भी, ए को 2 बार, यानी इधर से 15वां स्थान यहां पे आ जाएगा भी,
यहां पे ये 15वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको क्या है भी ए को बताना है ना, भी ए का बाईं ओर से स्थान कौन सा है, ए का बाईं ओर से स्थान कौन सा है, दाईं ओर से तो आपको पता है वे 25वां है। अब इसके अंदर 40 में से अगर मैंने 25 माइनस किया तो 15 आया, तो 15 इसका मतलब ये हो गया भी ए के जस्ट आगे वाला जो सदस्य है ना उसका जो नंबर है बाईं ओर से वो 15वां है, लेकिन ए का स्थान 15वां नहीं है। अब ए को 2 बार काउंट करने के लिए हमने क्या है +1 किया है भी, तो यहां पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती भी, तो यहां पे विकृति की कोई इकाई नहीं है भी, याद रख लेना। एक तो आपका रेडियन, रेडियन है, एक आपका स्टे रेडियन है, ठीक है, एक आपका विकृति है, एक आपका अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है, एक आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। रेडियन, स्टे रेडियन, विकृति, अपवर्तनांक और आपेक्षिक घनत्व, ये सारे के सारे हैं, यानी इनका कोई भी एक प्रकार से मात्रक नहीं होता भी, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। रेडियन को किसी में भी नहीं मापा जाता, स्टे रेडियन को भी नहीं मापा जाता, विकृति को भी नहीं मापा जाता भी, ठीक है, अपवर्तनांक को भी किसी में भी नहीं मापा जाता भी, ठीक है। संवेग को अपन P बराबर mv बोलते हैं, m यानी द्रव्यमान मास और v होता है वेग, तो द्रव्यमान इंटू वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है भी, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर आपको पता है भी, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन है वो आपका घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व, ठीक है। दाब, प्रेशर का क्या होता है, तो P से प्रेशर, दाब का मतलब हो गया प्रणोद बटे क्षेत्रफल, प्रणोद एक प्रकार से बल ही होता है भी बटे क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला होता है भी। आगे देखो भी, एक कुल्ली अपने सर पर 30 किग्रा का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, तो कुल्ली द्वारा संपादित कार्य क्या है भी, मेरे को तो ये लग रहा है भी इस क्वेश्चन के अंदर है वो व्यर्थ ही खड़ा रहा है, वो कुल्ली 30 किलो वजन उठाए हुए ऐसे ही, ठीक है, कार्य तो उसने कुछ किया नहीं। देखो W बराबर क्या होता है, आपको पता है W बराबर F.D होता है भी, ठीक है, F.D, और यहां से F क्या होता है, बल होता है, D होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, उसने कितनी दूरी तय की है। देखो भी इसके अंदर आपको ये तो पता लग गया भी 30 किग्रा वजन है, वो 5 मिनट तक उठा के 5 मिनट तक है वो उठाए रखा है उसने 30 किग्रा वजन, ठीक है। तो वहां पे एक ही जगह पे खड़ा रहा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, यानी विस्थापन यहां पे 0 हो गया। अभी विस्थापन है वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, और विस्थापन 0 हो गया तो उसका मतलब क्या भी, आपका कार्य भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी 33 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल है वो क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बल F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है भी, F बराबर आपके पास में G m1 इंटू m2 अपॉन में r², यानी आपका जो बल है वो दिए गए जो आपके पास में दो आवेश है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो भी F बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, भी उनके बीच की दूरी को आधा किया है, तो यहां पे इसको एक बार आप क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं भी m1 m2 और g को, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में दूरी को आधा किया तो 1/2, और इसका क्या कर रहे हैं अपन, स्क्वायर कर रहे हैं, तो F बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/4 है ये, तो आपका 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आपके पास F बराबर 4, यानी आपका जो बल है उनके बीच में 4 गुना हो जाएगा भी, तो लगने वाला जो बल है उनके बीच में वो 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल हेक्टर को मापने की इकाई है, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस की वजह से होता है, तो पोलियोमाइलिटिस है वो एक विषाणु की वजह से होता है भी, विषाणु जनित रोग है, तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। एड्स है, पोलियो है, रेबीज है, चेचक है, खसरा है, ये सारे के सारे है वो विषाणु यानी वायरस जनित रोग हो जाएंगे भी, ठीक है। पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर बनाती है, पुरुष और महिला की लैंगिक कोशिकाएं हैं, लैंगिक कोशिकाएं कौन सी हो जाएगी, पुरुष के अंदर शुक्राणु, पुरुष के अंदर है
वो शुक्राणु लैंगिक जनन कोशिका मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर है वो कौन सी हो जाएगी, अंडाणु। अंडाणु दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट को अपन क्या बोलते हैं, युग्मनज, युग्मनज बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो दोनों मिलकर के जाइगोट बना देंगे तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे आपका राइट आंसर देखो भी, कनौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया। एक तो देखो भी कनौज की लड़ाई है और एक चौसा की लड़ाई है, दोनों के अंदर फेरबदल होती रहती है भी। ठीक है, फेरबदल अपने दिमाग में चलती रहती है, तो इसको याद कैसे रखोगे, जैसे देखो मैंने तो इस प्रकार से याद रख रखा है, चौसा और ये नाम है कनौज। देखो चौसा नाम छोटा है ना, तो यहां पे आएगा 1539, नाम छोटा है तो 1539 आ जाएगा, और कनौज आ जाएगा 1540। दोनों ही युद्ध है वो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुए थे भी। चौसा नाम छोटा है तो 1539 छोटा है, और कनौज नाम बड़ा है तो 1540 है वो बड़ा है, तो यहां पे आपका 1540 राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखो भी, स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो स्पुतनिक फर्स्ट है वो सोवियत संघ के द्वारा है वो प्रक्षेपित किया गया था, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था भी, तो ये 4 अक्टूबर और 1957 को यह प्रक्षेपित किया गया था भी। ठीक है ना, स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिणी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है, तो वो आपका राइट आंसर होगा भारत। भारत है वो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है वो सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है, तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सरल करना है, यहां पे देखो सबसे पहले यहां पे 3 अंक के बाद में क्या है, 3 अंक के बाद में दशमलव, और यहां पे क्या है भी 1 के बाद में दशमलव है, तो टोटल आपके पास में कितने हो जाएंगे, 4 अंकों के बाद में दशमलव आ जाएगा। इधर देखें तो 2 के बाद में दशमलव ये है और 3 के बाद में ये है, तो टोटल आपके पास में कितने हो जाएंगे, 5 के बाद में दशमलव होगा भी, इनका मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 के बाद में दशमलव आना है, और इनका मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 के बाद में दशमलव आना है, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा क्या है 5 के बाद में, तो यहां पे आपके पास में ऑप्शन में देख लो भी 5 के बाद में, क्योंकि बीच में निशान है वो प्लस का है भी, बीच में निशान है वो प्लस का है, तो देख लो भी 5 के बाद में दशमलव किस में आ रहा है, 4 के बाद में है, नहीं होगा, 4 के बाद में नहीं होगा। यहां पे देखो भी, यहां पे आपके पास में 2 और 3 5 के बाद में 2 और ये आपके पास में आ जाएगा 2 और 3 5, तो इन दोनों ऑप्शनों में से आपका कोई एक ऑप्शन होगा भी। अब देख लो भी, मल्टीप्लाई करवा लो, तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 दुए 4 और 2 तिया 6, तो यहां पे क्या है 3 और 1 4, यानी 4 के बाद में दशमलव आएगा, तो ये आपके पास में 4 के बाद में दशमलव आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के बाद में दशमलव आना है, 5 के बाद में दशमलव आना है, तो 0.00064 आ जाएगा भाई, तो यहां पे जोड़ दो भी, 4 और 6 और 4 आपके पास में 10, और ये आपके पास में हो जाएगा 6 और 1 7, तो 704, तो एक ही ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, x और y का अनुपात आपको दे रखा है 3:5 है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखो भी, यहाँ पे x किस गया, x का मान रख दो, y किस गया, y का मान रख दो, तो आपके पास में हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस में 5 दुए 10, और ये आपके पास में अनुपात, उसके बाद में आपके पास में हो जाएगा ये 3 तिया 9, और ये आपके पास में आ जाएगा 3 तिया 9 में से 5 जाएगा 9 माइनस में 5, तो यहां पे आपके पास में क्या निकल के आएगा 19:4, तो 19/4 आ जाएगा, 19/4 डी ऑप्शन है वो 42 में आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। देखो कैसे ज्ञात करोगे, 5/6 है और 6/11 है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो भी, यहां पे कितना हो गया 11 5 55, ये 55 आ रहा है भी, और 6 6 36, ये 36 आ रहा है, इसका मतलब 55 ज्यादा है या फिर 36, 55 ज्यादा है सर जी, तो 5/6 है वो बड़ी भिन्न है दोनों के अंदर। अब 5/6 को आप फिर 2/3 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 5 15, ये हो जाएगा 6 2 12, 12 ज्यादा होते हैं या फिर 15 ज्यादा होते हैं, इसका मतलब दोनों में से 5/6 बड़ी है, 5/6। उसके बाद में 8/9, अब देखो भी 9 5 45 होते हैं और 6 8 48 होते हैं। अब मेरे को बताओ 48 ज्यादा होते हैं या फिर 45, तो 48 ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब 8/9 बड़ी हो जाएगी दोनों के अंदर, और फिर 6/7 से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 56, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा भाई
54, तो 54 ज्यादा होते हैं या फिर 56, तो 56 ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब 8/9, 8/9 बी ऑप्शन हो जाएगा, अभी सबसे बड़ी है। आगे देखो नेक्स्ट, अब आपको बताना भी log √2 32 का मान है, वो आपको बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका log का है, तो सबसे पहले log में क्या करेंगे अपन, एंटी log ले लेंगे, या सबसे पहले इसको x के बराबर मान लो। तो आपने माना x = log, ये आधार है √2 और ये 32 है, ठीक है, और ये इसकी पावर में नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आधार होता है ना, वैसे मैं लिखूं नीचे एक log a आधार b, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। √2 तो इसका आधार है और 32 यहाँ पे संख्या है। अब अपन लेंगे ना एंटी लॉग लोगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये जो आधार है ना, इसकी घात यानी इसकी पावर में चला जाएगा x, तो √2 की पावर x, और ये बन जाएगा आपके पास में 32। यहाँ से एंटी लॉग लोगे तो ये log यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये इसका जो आधार है ना, उसकी पावर ये x में चली जाएगी, तो √2 की पावर x बराबर 32। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 और गुणा में x है, = 2 की घात 5। 2 की पावर 1/2 गुणा x है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की घात x/2 बराबर 2 की घात 5। तो देखो दोनों का आधार समान है, तो घातों की अपन तुलना कर देंगे, तो x/2 बराबर 5, यहाँ पे 2 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, x का मान निकालना है हमें, यानी इसका रिजल्ट तो बताना है, इसको x के बराबर हमने माना था, तो x का मान बताना है हमें, तो 5 दूनी 10, x का मान कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, इसके अंदर आपको दे रखा है भी PQ एक वर्त की T बिंदु पर स्पर्श रेखीय है, ठीक है, और T पर स्पर्शी है। यदि TR और TS बराबर हैं और R और S वर्त पर बिंदु हो, तो आपको कोण RST बराबर 65 डिग्री और आपको बताना है कोण PTS का मान बताना है भी। तो इसके अंदर अपन डायग्राम बना लेते हैं पहले। अब आपका डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा भी, ठीक है। अब यहां से देखो भी, ये दो भुजाएं हैं वो दोनों समान है भी इस त्रिभुज की। त्रिभुज कौन सा है आपके पास, त्रिभुज है TRS त्रिभुज के अंदर है वो TR और TS दोनों बराबर हैं, और समान भुजा के सामने के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये 65 है, इस भुजा के सामने है, ये आपके पास में ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है, तो ये भी कितना होगा, 65 होगा। अब ये भी आपको पता है भी, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये दूसरे रंग से मैं आपको बताऊं, यहां से ये जो आपके पास में एंगल बन रहा है वो Z की आकृति में बन रहा है भी, ये लो Z की आकृति के अंदर बन रहा है, और Z की आकृति के अंदर आपके जो एंगल बनेंगे एकांतर कोण, वो आपके क्या होंगे भी, बराबर होंगे। तो ये 65 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। और ये पूछा है ना इसने PT और S ये पूछा है भी इसने, तो इसने PTS पूछा है। आपके पास में कौन सा कोण आ गया, कोण PTR आ गया, ये कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। और यहां पे ये एंगल कितने का बनेगा भी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। दो कोण आपके पास में पता है भी, 65 और 65 दुए कितने हो जाएंगे आपके पास में 0, और ये आपके पास में हो जाएगा 6 दुए 12 और 1 13 यानी 130 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 130 बाहर निकालोगे तो आपके पास में 50 डिग्री बचेगा भी। ये कोण है वो आपके पास में 50 डिग्री आ गया। बाहर वाला एंगल 65 है, अंदर वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 50। तो 65 प्लस में 50, 5 और 6 और 5 11 यानी 115 डिग्री का हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चीजें समझे, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी किसी समाचार पत्र में फार्मा कंपनी का एक विज्ञापन है, हर दिन एक कैप्सूल रात में खाने के बाद लेने पर मधुमेह 6 माह में ठीक हो जाएगा। अब पाठक का मतलब होता है जो पढ़ने वाला,
पाठक यानी जो पढ़ने वाला मधुमेह ठीक करने की इच्छुक है, बिल्कुल सही बात है, भी सही धारणा है। यानी आपको अगर दे रखा है भी आपके सामने कोई विज्ञापन है, तो आप उस विज्ञापन में तभी इंटरेस्ट लेंगे जब आपके वो है। यानी यहाँ पे मधुमेह रोग अगर आपके है तो आप उस जानकारी को पढ़ेंगे, अगर मधुमेह रोग आपके है ही नहीं तो आप उस जानकारी को पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे इसने बोला भी पाठक मधुमेह ठीक करने के इच्छुक है, बिल्कुल सही, जो पढ़ने वाले हैं वो मधुमेह को ठीक करने के इच्छुक हैं। कंपनी है वो दवा निर्माता है, वो भी बिल्कुल सही भाई, इसने दे रखा है भी 1 कैप्सूल रात को खाओगे सोने के बाद में, खाना खाने के बाद में, तो मधुमेह 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंपनी है वो दवा भी बनाती है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, इसके अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो नेक्स्ट, अब इसने बोला है भी 4 का विपरीत क्या होगा, फ्लक्स 4 का विपरीत क्या होगा। इसके अंदर पहला पासा और तीसरा पासा उठाता हूं मैं, इन दोनों के अंदर देखो भी क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों के अंदर आपके पास में यहाँ पे भी 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आपका 4 कॉमन आ रहा है भी, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर है कौन सी संख्या, नहीं 6 नहीं है। या फिर ये बोलो भी 4 से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 आएगा, 4 के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे 1 आएगा, 1 के बाद में 5 आ जाएगा भी। दूसरे में देखो भी 4 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे 3 आएगा, 3 के बाद में 2 आएगा, तो 3 और 2। तो यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन नहीं है, इन दोनों के अंदर वो कौन सी संख्या नहीं आ रही, 6 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा भी। 3 का विपरीत 1 हो जाएगा और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा भी। आगे देखो भी कोयला ईंधन से संबंधित है, यानी कोयला है वो ईंधन के अंतर्गत आता है भी, यानी कोयला एक ईंधन है। तो मुर्गी एक अंडा हो सकता है क्या, नहीं हो सकती। स्तनधारी एक गाय हो सकती है क्या, तो स्तनधारी गाय हो सकती है क्या। तो यहां पे दूसरी बात ये देखो, स्तनधारी गाय ये कोई जरूरी नहीं है भी गाय ही स्तनधारी हो, ये हो सकता है भी गाय स्तनधारी होती है, स्तनधारी गाय नहीं होती, स्तनधारी है वो गाय नहीं होती। इसने बोला भी कोयला एक ईंधन है, कोयला है ना वो ईंधन में आएगा, तो स्तनधारी है वो सारी की सारी गाय में आएंगे क्या, स्तनधारी सारी की सारी गाय में आएंगे क्या, नहीं, स्तनधारी के अंदर गाय आ जाएगी भी, ठीक है। यहां पे चिड़ियाघर है वो जानवर है क्या, चिड़ियाघर जानवर, तो जानवर के अंदर है वो चिड़ियाघर आ जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। इसने चिंटी, चिंटी है वो एक कीट है, चिंटी एक क्या है, कीट है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा भी। कोयला एक ईंधन है तो चिंटी एक कीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, और यहां पे इस प्रकार से ये सही होता है भी गाय एक स्तनधारी है, ठीक है, गाय एक स्तनधारी है। और चिड़ियाघर जानवर, तो जानवर है वो चिड़ियाघर के अंदर होते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पे आपके पास में इसमें बताना है भी पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। देखो भी पहले आपके पास में 10,000 था, उसके बाद में ये क्या हुआ 11,000 हो गया, 11,000, फिर आपके पास में 9900 हो गया, और फिर आपके पास में ये 10,890 हो गया, और फिर आपके पास में 9801 हो गया। देखो सबसे पहले इसने क्या किया भी 10,000 का 10% निकाल लिया, 10,000 का 10% निकाल लिया और 10% इसमें जोड़ दिया, तो 11,000 हो गया। फिर इसने 11,000 का 10% निकाला और क्या कर दिया, 10% निकाला और माइनस कर दिया भी। तो 11,000 में से 10% निकाल के माइनस करोगे आप, तो आपके पास में मान क्या आ जाएगा, तो आपके पास में मान 9,900 आ जाएगा भी, ठीक है। आगे वाले में फिर वही प्रोसेस कर रहा है, आगे वाले में इसका 10% निकाला और क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक बार 10% जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है भी, तो इसमें 10% जोड़ा, इसमें घटाएगा और इसमें जोड़ेगा, तो 9801 का 10% कितना हो जाएगा, तो 1 से 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 980.1 हो जाएगा। और ये आपको क्या करना है भी, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे घटाया, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे घटाया, इसमें जोड़ेगा फिर, तो ये आप 9801 के अंदर है वो 980.1 को जोड़ दो तो 0.1 और फिर 1 8 8 9 17 और आपके पास में 10,781 एक ही ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, ये जो आकृति है वो आपको कहां पे दिखाई दे रही है, कौन से डायग्राम के अंदर है वो दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी जो डायग्राम है वो डी ऑप्शन है ना, वो आपका सही हो जाएगा भी। कौन सा, देखो यहां से ये बन रहा है भी, ये बन रहा है आपका, दूसरा रंग लेता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो भी, ये इस प्रकार से आपने किया और इस प्रकार से आप चले, ठीक है। देन उसके बाद में यहां से इस प्रकार से गए और फिर ये इस प्रकार से आ गए भी, ठीक है ना। तो ये आकृति आपकी यहाँ पे बन रही है भी, इसमें इसके अंदर है वो ये आकृति यहाँ पे बन रही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा सुमेलित नहीं है।
इसमें देखो भी बाहर वाला जो डायग्राम है ना, बाहर वाला जो आपका डायग्राम है वो एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है और इसमें भी एक सर्कल है। बाकी इसके अंदर है वो क्या है, एक वर्ग मान लो या फिर आयत मान लो। तो सभी के अंदर बाहर वाला सर्कल, बाहर एक क्या है सर्कल है, ठीक है, और इसमें एक आयताकार है, तो ये बी है वो विषम हो जाएगा इसके अंदर, बाकी सारे सही है। आगे देखो नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है भी प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस भाग में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो पत्तियां और तने दोनों के अंदर होता है, बिल्कुल सही है भी, और शाखा और तने दोनों के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन शाखा और तने, तना कौन सा तना होगा भी, एक तो सेसो तना है या फिर एक प्रकार से ओल्ड तना है। सेसो तने के अंदर है वो प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा तना जब मजबूत हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। लेकिन ये ऑप्शन सही है आपके लिए, पत्तियां और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों के अंदर वो प्रकाश संश्लेषण होता है। कहने का मतलब जिस भी क्षेत्र के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा वहां पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा और उस प्रकाश संश्लेषण से पौधा है वो अपना भोजन बनाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। पुष्प केसरी केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। ये देखो भी इस प्रकार से एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये डायग्राम होता है भी, ठीक है, स्त्री केसर का, और इस प्रकार से अब पुष्प का जो स्त्री केसर है इसका जो शीर्ष भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसे क्या बोला जाता है, वृत्तिकाग्र नहीं, वर्तिकाग्र बोला जाता है, ठीक है। तो इसे अपन बोलेंगे वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा, वर्तिका, ये आपका वर्तिका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, अंडाशय, ये अंडाशय हो जाएगा। और अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर है वो बीजांड होता है। अंडाशय है वो परिपक्व होकर के फल का निर्माण करता है, और बीजांड है वो बीज का निर्माण करता है। बीजांड है वो परिपक्व होकर के बीज का निर्माण होता है या फिर बीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडाशय फल के अंदर, बीजांड है वो बीज के अंदर, और ये आपका वर्तिका हो गया और ये आपका वर्तिकाग्र हो गया। तो इसने शीर्ष भाग पूछा है, तो शीर्ष भाग जिसे अपन स्टिग्मा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बीजांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं क्या, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो वो मछली को सांस लेने में यहाँ पे दिक्कत करेंगे, मदद थोड़ी ना करेंगे यार। तो पहला गलत है। दूसरा देखो, वे एक साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालते हैं, तो ये भी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वे ऑक्सीजन निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आपके जो समुद्र में मौजूद हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ग्रहण कर लेंगे और ऑक्सीजन त्यागेंगे, और ऑक्सीजन त्यागेंगे तो मछलियों को क्या है, हेल्प मिलेगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, पुरुषों में वर्ण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं भी, तो यहां पे शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है। इसीलिए जो शुक्राणु है वो वर्ण कोष में उदर गुहा से बाहर होते हैं भी, ठीक है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने, जीवित प्राणियों के लिए शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया कौन सी दर्शाती है। तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन, यह पाचन की क्रिया है। जैसे प्रोटीन को कौन पचाता है, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पचाता है, पेप्सिन एंजाइम है ये पचाता है, और पेप्सिन एंजाइम आपके अमाशय में होता है। कहां पे होता है, अमाशय में। तो प्रोटीन का पाचन है वो कहां से शुरू हो जाता है, तो अमाशय से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम है वो अमाशय में पाया जाता है, और पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाता है, और ये क्या है, प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल के अंदर है वो विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पाचन क्रिया है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन ये कब होता है, ये श्वसन के दौरान होता है। तो ये एक श्वसन की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया नहीं है भी, ठीक है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, ये आपका एक प्रकार से जो जीवित जो एक प्रकार से जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, जंतु है वो भोजन का जो संग्रह करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तो वहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन ही क्या है, पाचन की एक प्रक्रिया है। बाकी ये आपके श्वसन की प्रक्रिया होगी, श्वसन के दौरान ग्लूकोज
का CO2 और H2O के अंदर विघटन होता है, और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में जो रूपांतरण होता है, वो जंतु है ना, वो अपना जो भोजन बना हुआ है उसको स्टोर करते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं भी, ठीक है। एमिनो अम्लों का प्रोटीन में रूपांतरण है, ये पाचन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी एमिनो अम्लों से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है भी, ठीक है। नेक्स्ट है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहां जमा होता है, तो वो आपका कोरक कोशिका के अंदर होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा भी, कोरक कोशिका के अंदर है वो सुबेरिन नामक एक कार्बनिक पदार्थ मिलता है, तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंदर है वो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 1973 के अंदर शुरू किया गया था, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, शास्त्रीय नृत्य नाटक पूछा इसने, ठीक है। तो ये कथकली हो जाएगा भी, केरल की कथकली, तो यहां पे केरल के अंदर है वो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों शास्त्रीय नृत्य है, केरल की है भी ये दोनों, ठीक है। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, यानी भारतीय संविधान है वो कहां से नहीं लिया गया, तो डेनमार्क के संविधान से भारत का संविधान नहीं लिया गया भी, यूएसए से, अमेरिका से लिया गया भी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, फ्रांस से भी यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो ली गई है, ठीक है। और यूएसए यानी अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार है वो लिए गए भी। नेक्स्ट देखो भी tan थीटा 7/24 है, तो आपको यहाँ पे बताना भी cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में cos थीटा का मान बताना है। आपको पता है भी LAL लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का यानी tan क्या होता है, tan आपके पास में tan थीटा बराबर होता है 7/24, और ये आपके पास में है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आपको पता है विषमकोण के अंदर एक ट्रिपलेट होता है, क्या 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट है भी, ट्रिपलेट याद रख लेना भी, ठीक है, बहुत काम आएंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। 7, 24 और 25, अब आपको क्या है इसमें मान रख दो भी, इसमें मान रखोगे साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है भी, लंब कितना आपके पास में 7 है, कर्ण आपके पास में कितना 25 है, प्लस में आपके पास में कोस का मान क्या आता है, कोस का मतलब होता है आधार प्लस आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपके पास में 24 और कर्ण कितना आपके पास में 25 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 25 आ गया इसका, और ये आ जाएगा पे आपके पास में 7 + 24, 7 + 24 आपका मान आ जाएगा कितना भी 31/25 राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 61 में डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है रवि ने दो साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी साइकिल पर उसे 20% की हानि हुई, तो इस लेन देन में उसकी लाभ या हानि बताना, पूरे लेन देन के अंदर लाभ या हानि हुई, तो इस प्रकार जिसके अंदर समान लाभ होता है, यानी 20, यहां पे देखो दोनों का जो मूल्य है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है वो दोनों का समान हो, और एक पे 20% लाभ और एक पे ही उतना ही लाभ हो रहा हो और उतनी ही दूसरी पे हानि हो रही हो, तो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है R/10, R/10 का स्क्वायर, R यहाँ पे क्या है 20% लाभ हो रहा है या फिर 20% हानि, तो उसको लिख दो, और अपॉन में आप क्या लिखोगे 10 लिख दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमेशा हानि होगी भी। इस कंडीशन में जब दोनों के अंदर समान लाभ और समान हानि हो रही है ना, तो उसके अंदर हमेशा हानि होती है, और वो कितनी हो रही है वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, 4% की हानि होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो एक अंक के ऊपर क्या है बार है, ये एक अंक के ऊपर बार दे रखा है, तो इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है भी, तो देखो जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लगेंगे भी, तो ये आपके पास में 0.37, ठीक है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लग जाएंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उसके 0 लगेंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है वो उसमें से माइनस हो जाएगा भी, ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो भी, तो आपके पास में ये हो जाएगा 34/900, 34/900 को 17 × 2 = 34, और ये आप आधा करोगे तो 450 हो जाएगा भी, तो 17/450 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत कितना है, औसत ज्ञात करना है भी, 2010 के अंदर सभी कंपनियों की औसत बिक्री ज्ञात करनी है, तो यहां पे देखो भी
ये आपके पास में ये 10 का है, 2010 का है, सभी कंपनियों का औसत निकालना है। तो यहां पे सभी को आप ऐड कर लो, सभी को इसमें ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद में मान कितना आ जाएगा इसके अंदर, 345 आ जाएगा भी। सभी को ऐड करोगे तो 345 मान आएगा, और 345 के अंदर है वो भाग दे दो कितने का, कितने आपके पास में 5 है तो 5 का भाग दे दो भी, 5 6 30, 5 9 45, 69। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है भी। 3 + 2 √5 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो 5 की उपस्थिति के कारण ये क्या है, अप्रिमेय संख्या आ गई भी। √5 इसके अंदर है, और अप्रिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यहां पे √5 है ना, √5 है, रूट के अंदर जो भी संख्याएं आपको दिखे वो आपके पास में क्या हो जाएगी भी, अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नीचे दिए गए शब्दों में से विषम का पता लगाना है। मंगल एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह भी पृथ्वी का। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। देखो भी 3 और 4 7 और 3 10, यहां पे सभी का योग करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सभी का योग करो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 67 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है आपको भी शुरू से ही बच्चों को घर के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा काम घर का सिखाना चाहिए। हाँ, तर्क क्या है, हाँ यह उनके काम के लिए जिम्मेदार बना देगा भी। बिल्कुल सही है भी। लड़कियां हैं, अगर उनको काम का घर का थोड़ा सा नॉलेज हो तो वो क्या है, आगे जाकर के फिर क्या है, काम घर का जो काम है वो आसानी से कर सकती है। और उसी प्रकार से लड़के हैं, उनको अगर थोड़ा थोड़ा काम है वो खेत का, और जैसे ये मान लो भी छोटे हैं, जब आप छोटे थे तो आपको क्या है, वाहन चलाना सिखाया गया था। आप बड़े हो गए तो आप धीरे धीरे है वो आसानी से एकदम परफेक्ट रूप से आप वाहन, मोटरसाइकिल है, चाहे वो साधन, कोई भी साधन हो, वाहन हो, उनको आप आसानी से चला सकते हैं। वो आपने कैसे सीखा, आप जब छोटे थे आपको तब सिखाया गया, आप बड़े हो गए तब आपको सिखाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा भी, और थोड़ा सा डर भी बना रहेगा। ठीक है, तो पहली बात सही है। दूसरी है नहीं, यह पर्याप्त है कि हम उन्हें स्कूल भेज दें क्योंकि वे वहां सब कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल बात गलत है। यानी स्कूल के अंदर है वो, स्कूल के अंदर घर वाले काम थोड़ी ना सिखाते हैं भाई, घर में क्या काम होता है वो स्कूल वाले थोड़ी ना सिखाते हैं। तो ये बात गलत है। पहला तर्क सही है, इसके अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी अगला चित्र क्या होगा, इसके आगे चित्र आएगा वो कैसा होगा। देखो भी यहां पे इसका जो इस प्रकार से है, बाकी सारे के सारे ऐसे आपको देख लेना है। देन उसके बाद में आगे वाली के अंदर देखेंगे ना, तो ये जो संख्या है ना, ये जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आगे वाले के अंदर चेंज हो रहा है, ये देखो। ठीक है, और बाकी के सारे ज्यों के त्यों हैं। देन जैसे ही अपन आगे वाले पे जाएंगे तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आगे वाला ये चेंज हो गया भी, ये आपका चेंज हो गया। बाकी सारे के सारे ज्यों के त्यों है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो भी ये चेंज नहीं होगा, अब ये चेंज होगा। तो अब आगे वाले पे जाएंगे तो आगे, इससे आगे वाले पे जाएंगे तो देख लो भी चेंज कौन सा हो रहा है। चेंज पहले ये हो रहा है ना, तो पहले ये इस प्रकार से चला है भी, तो ये आपका चेंज हो गया। ये पहले ऐसे था और अब ये क्या हो गया, ऐसे हो गया भी, ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो भी आगे वाले पे जाएंगे तो ये और ये और ये जो का त्यों ही रहेगा, ये ओनली फॉर ये चेंज होगा। तो इसके अंदर ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं भी, इसके अंदर देखो भी ये डायग्राम तो नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर ये चेंज हो गया। ठीक है, और उसके बाद में अपन आपका ये और ये आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता है भी। सेकंड ऑप्शन के अंदर ओनली फॉर ये है वो चेंज हो रहा है। उसके अंदर है वो आपका ये चेंज हो गया भी, इसके अंदर है वो ये चेंज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आगे वाले में देखो ये आपका ज्यों का त्यों है, उसके बाद में ये चेंज हो गया, ये ऊपर वाले दोनों चेंज हो गए इसके अंदर, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखो नेक्स्ट, अब यहां पे बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, स्टार की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है भी। स्टार की जगह है वो क्या चीज आएगी, प्लस माइनस, इसको आपको रख के देखना है। और आपकी समीकरण है वो संतुलित तो होनी चाहिए भी।
ठीक है। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे कैसे सोल्व करेंगे इसको। स्टार की जगह मैं पहला ऑप्शन यहां पे उठा के देखता हूं भी। इसमें देखो भी यहां पे क्या है, भाग का निशान है, यानी बराबर से इधर दो निशान आएंगे, दो चिन्ह आएंगे, और बराबर से इधर वाली साइड में भी दो चिन्ह आएंगे। तो ये दो पहले में आ गए, ये दो बाद में आ गए। तो यहां पे 80 में से 2 का भाग दूंगा तो 40, और 40 में 3 माइनस करूंगा तो 37 बनना है। ये 37 बन रहा है भी। इसमें देखो भी, इसमें आप पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे भी। तो 24 और 2, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 आ गया। 24 के अंदर अगर मैं 13 जोड़ रहा हूं तो मेरे पास में 24 के अंदर 13 37 बन रहा है। तो इसका मतलब पहला ही सही है अभी। देख लो, 13 प्लस में 12 इंटू 2 इक्वल आपके पास में 80 डिवाइड बाई 2 और -3। 2 से डिवाइड करोगे 20 बार, 2 से डिवाइड करोगे 40 बार, 40 2 80 होते हैं, 40 में से 2 जाएगा तो 37 बनेगा। बराबर में 24, 12 2 24, और 24 के अंदर है वो 13 प्लस में 24। तो ये आपके पास में कितना बनेगा, 37 बराबर 37। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपको बताना है भी त्रिभुज कितने हैं। तो एक तो त्रिभुज ये हो गया, एक छोटे छोटे त्रिभुज गिन लो भी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक आपका ये पूरा हो गया अभी 5, और एक ये 6, और एक आपका ये बड़े वाला हो गया 7। तो आपका टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 7। क्षारीय विलयन पीएच का मान कितना होता है, तो 7 पे तो न्यूट्रल उदासीन होता है भी, 3 पे है वो अम्लीय होता है भी, 3 पे आपका अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम होगा वो भी अम्लीय, तो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। क्योंकि 0 से लेकर के और 7 से कम, यानी 7 से कम, 0 से और 7 के बीच में कैसा होता है, अम्लीय होता है भी, ठीक है। और 7 से 14 के बीच में कैसा होता है, क्षारीय होता है भी। ये चीजें ध्यान में रखना। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों समूह है फर्स्ट ए के समान आवर्त से संबंधित है, यानी पहले समूह से फर्स्ट समूह से संबंधित कौन से है। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। कौन सी ट्रिक है, तो है ली नाने की रब से फरियाद, है ली नाने की रब से फरियाद, अफार फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये आपका हो जाएगा रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। तो यहां पे आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इसका मतलब ये पहले ग्रुप के तत्व है भी, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें दे रखा भी असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक रंग की लो उत्पन्न करते भी। असंतृप्त यौगिक होते हैं ना, वो कैसे होते हैं भी, एक प्रकार से अशुद्ध होते हैं भी। असंतृप्त यौगिक अशुद्ध होते हैं, यानी शुद्ध नहीं होते। ये शुद्ध नहीं होते तो ये क्या है, ज्यादा धुआं उत्पन्न करेंगे। और आपका जो संतृप्त यौगिक होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये शुद्ध होते हैं भी, ये आपके शुद्ध होते हैं। तो ये काले धुएं के साथ में पीला रंग की लो उत्पन्न करेंगे भी, पीले रंग की लो उत्पन्न करेंगे। तो यहां पे 74 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या। अगला क्वेश्चन देखो भी, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं। तो याद रखना, कोई भी अम्ल हो वो धातु के साथ जब भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताना चाहूं भी, मेरे पास में HCl एक क्या अम्ल है, और ये धातु के साथ में अभिक्रिया करवा दूं मैं, Na धातु है सोडियम, और अभिक्रिया करवा दे तो ये क्या बन गया, NaCl बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में H2 गैस निकल जाएगी भी। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी भी, ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखना भी, जब भी धातु है वो किसके साथ में, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ में जब भी यहां पे अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस देंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों याद रखना, एल्यूमिनियम और जिंक, Zn जिंक, A और Al एल्यूमिनियम होता है। इनके जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, यानी ये क्षार के साथ भी अपना ऑक्साइड बना लेते हैं और अम्ल के साथ में भी अपना ऑक्साइड बनाते हैं। नहीं तो धातु ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, धातु ऑक्साइड ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं भी, ठीक है। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय होते हैं भी। तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं। और एल्यूमिनियम और जिंक, इसके अंदर 2 अपवाद है, ये क्या करते हैं, धातु होकर भी उभयधर्मी है, यानी दोनों के साथ में ये ऑक्साइड बना सकते हैं।
2021 का अबू धाबी ग्राम प्री में फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता था भी? तो 78 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था भी। मैक्स वर्स्टापेन ने, सी ऑप्शन हो जाएगा। 22 जुलाई 2020 को किससे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अरुण कुमार को है वो उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरजीत पात्र हो सकते हैं क्या इसके? सुरजीत पात्र नहीं, नवदीप सिंह हो जाएंगे भी। नवदीप सिंह है, यानी आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपको दिया गया है भी, यदि किसी कस्बे की कुल जनसंख्या है वो क्या है? 7,20,000 है, तो कस्बे में पशुओं की, एनिमल्स कहां पे है? जानवर, ये 30% है। 30 डिग्री है, प्रतिशत नहीं, 30 डिग्री। देखो भी डिग्री के अंदर दे रखा है तो 360 बराबर कर दो। 360 डिग्री यानी पूरा सर्कल 360 का होता है। 360 डिग्री बराबर 7,20,000। 7,20,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। 36 से कम 36, 37 2 72, तो आपके पास में कितने हो जाएंगे? ये आपके पास में 2000 आ जाएंगे। एक का मान 2000 आ गया। आपको 30 डिग्री का मान चाहिए, 1 डिग्री का मान 2000 आ गया। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 30 2 60, तो यहाँ पे 60,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 60,000 राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी समुद्र तल से 120 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है, तो लाइट हाउस से नाव की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। तो ये देखो भी, ये आपका एक लाइट हाउस है और इसका शीर्ष ये है और ये 120 डिग्री ऊंचाई भी। ठीक है, और यहां पे कोई नाव, मान लो भी यहां पे कोई नाव है, इससे इसका जो एंगल बना वो कितना बना? 15 डिग्री का बना भी। ठीक है, ये कितने का बना? 15 डिग्री का बना। अब आपको बताना भी ये जो नाव है वो उस लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है? ये 15 डिग्री का है। तो आपको पता है भी यहाँ पे रिलेशन लगेगा वो tan में लगेगा। रिलेशन है वो tan के अंदर लगेगा। tan बराबर tan थीटा या फिर tan 15 डिग्री बराबर में आपके पास में मान क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो इसके अंदर है वो tan 15 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? tan 15 डिग्री का वैसे तो कोई मान होता नहीं है, लेकिन tan 15 डिग्री का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? tan 45 डिग्री। tan 45 में से मैं tan 30 माइनस कर दूं तो मेरे पास में 15 डिग्री बचेगा। अपॉन में आपके पास में क्या आएगा? 1 प्लस में tan 45 डिग्री, 1 प्लस में tan 45 लिखना है भैया। ये आ जाएगा tan 45 इंटू tan 30 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा? ये लंब कितना है? 120 है और आधार आपने x मान लिया है। अब देखो भी इसके अंदर मान रख दो। tan 45 का मान क्या होता है? भी 1 होता है। tan 45 का मान मैं यहां पे रख रहा हूं। tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान है वो 1/√3 होता है भी। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है इंटू, और tan 30 का मान है वो आपके पास में 1/√3 होता है। ठीक है, अब यहां से अपन बात करें तो 1 के साथ में अगर इसको गुणा करवाऊं मैं तो ये आपका मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा। और यहां से आपके पास में √3 ऊपर वाले में देख लो भी, ऊपर वाले में आपके पास में ये बराबर आपके पास में 120/x है भी। ऊपर वाले में एलसीएम आ गया √3, तो ये आ जाएगा √3 माइनस में 1। नीचे वाले में एलसीएम क्या आ जाएगा? तो √3, तो √3 प्लस में 1 अपॉन में √3, नीचे वाले में √3 एलसीएम आ गया। ये 2 1 है वो इसके साथ में गुणा हो गया अभी। ठीक है, बराबर में आपके पास में 120/x। अब ये आप है वो ऊपर ले जाओ भी, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा अभी। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में बचेगा क्या? तो आपके पास में बच गया ये √3 ऊपर गया, ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 बराबर में 120/x। 120/x आ गया अभी। अब इसके अंदर है वो आप x का मान निकाल लो। x का मान निकालोगे तो x को मैं इधर लेके चले जाऊं, वज्र गुणा करवा दूं।
वज्र गुणा करवा दो तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x बराबर में मेरे पास में आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा आपके पास में √3 प्लस में 1 और अपॉन में √3 माइनस में 1 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आप इसका है वो एक प्रकार से परमेयकरण भी कर सकते हैं। परमेयकरण कर दो, इसका परमेयकरण करोगे तो नीचे वाले का जो साइन है उसका विपरीत साइन लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर दो तो आपके पास में ये मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 120 और √3 प्लस में 1 और नीचे वाला है आपके पास में √3 माइनस 1, तो विपरीत साइन लोगे तो √3 प्लस 1 और ये आपके पास में √3 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे गुणा करना है आपको। तो ये नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता है, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो नीचे वाला आपके पास में क्या बन गया, 2 बन गया, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो यहाँ पे 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 बन जाएगा भी, यानी ये पूरा नीचे वाला है ना, ये पूरा 2 बन गया, 2 से 60 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में बन गया 60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे, ये ऊपर वाला क्या बनेगा, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो √3 का स्क्वायर तो 3 प्लस में 1 और फिर आपके पास में प्लस में 2 √3, तो आपके पास में कितना बन गया, ये 4 और 2 और 1 3 यानी 4 प्लस √3, तो इसके अंदर आपके पास में ये बन गया 60 और 4 3 और 1 4 प्लस में √3 का मान कितना होता है भी 1.732 रख दो भी, और ये 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे आप तो आपके पास में ये अंदर का पूरा मान कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये लगभग 2 के करीबन 3 के करीबन आ जाएगा भाई, तो अंदर वाला पूरा मान कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में और ये 3 और 1 4 जोड़ दो इसमें तो 7.46 आ जाएगा भी। ठीक है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग है वो आपके पास में ये 447.6 के करीब बनाएगा, तो 447 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 447 के करीब बनाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे इसमें दे रखा भी उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिसके शीर्ष आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये शीर्ष हो तो उसके अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। अब देखो भी इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, ये यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या करना है भी, ये जो आपका त्रिभुज है ये इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसके आपको निर्देशांक दे रखे हैं भी, ये 3,4 हो गया और यहाँ पे 3,7 हो गया और इसको मान लो आप 7,4। ठीक है, ये आप ए भुजा मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, तो ए बी और सी की दूरी सूत्र की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा भी, इनकी दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी भी, ए बी और सी दूरी ज्ञात कर लो। ठीक है, दूरी सूत्र मैंने आपको लिख रखा है x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ये सारा का सारा रूट के अंदर चलेगा। अब आपके पास में ए बी और सी की दूरी आ गई, तो आपके पास में फिर अंतः केंद्र का फॉर्मूला लगाना है, ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx3 अपॉन में 3 और इसी प्रकार से ay1 प्लस में by2 प्लस में cy3 अपॉन में 3। तो इस प्रकार से ये मान रखोगे यहाँ पे, तो आपके पास में 4,5 है वो आपका जो त्रिभुज का शीर्ष त्रिभुज का जो केंद्र है, अंतः केंद्र है, उनका यहाँ पे निर्देशांक आ जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो भी, 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको दे रखा है, ये समीकरण दे रखी है। अब x की पावर 4 प्लस में x की पावर -4 बराबर में 47 है, तो यहां से आप क्या करोगे, इसके अंदर देखो भी सबसे पहले मैं इसको x की पावर 4 और प्लस में 1/x की पावर 4 लिख सकता हूं भी, ये ऊपर तो माइनस किया, नीचे लेके आऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, बराबर में 47। अब इसके अंदर देखो भी 2 में जोड़ दूं 2 ही घटा दूं। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस में x की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर बराबर में, इसमें क्या कर दूं मैं 2 ही जोड़ दूं 2 ही घटा दूं, तो मान तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 जोड़ दूं और 2 ही इसमें घटा दूं, बराबर में आपके पास में 47। अब इसको क्या है, 49 बनाना है, मेरे को 49 बनाना है, तो ये माइनस का 2 है, इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, लेकिन ये आपके पास में क्या बनेगा, ये आपके पास में बन जाएगा भी एक प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा भी ये, तो आपके पास में ये बनेगा x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर
और इसका कर दो आप होल स्क्वायर, और ये 2 इधर जाएगा तो 49 हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से रूट हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, 7 के रूप में बाहर आ जाएगा। भी ये 7 के रूप में है वो आपका बाहर आ जाएगा। देन उसके बाद में अब आपके पास में क्या बनेगा, ये बन गया एक्स की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर, और इसमें फिर 2 जोड़ दूं और 2 घटा दूं, बराबर में आपके पास में 7 है भी। ठीक है, स्क्वायर के रूट से बाहर आ गया 7। अब देखो भी यहां पे मेरे को क्या बनाना है, 9 बनाना है। 9 बनाऊंगा तब ये स्क्वायर के रूट से बाहर निकलेगा, तो माइनस का 2 मैं इधर लेके चला जाऊं, ये मेरे पास में क्या बन गया, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस 1/x का स्क्वायर, बराबर में मेरे पास में इधर जाएगा तो 9, और फिर यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा, 3 के रूप में बाहर आ जाएगा भी। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे x एलसीएम ले लो, तो x की स्क्वायर प्लस में 1, और ये x है वो यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, ये आपके पास में बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और बराबर में 3x बन जाएगा अभी। ठीक है, तो यहां से आपके पास में ये आपके पास में मान हो गया भी, इस 3 को मैं इधर लेके आ जाऊं और 1 को इधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस में 3x और बराबर में माइनस का 1। ये हो गया अपने पास में x की स्क्वायर माइनस 3x बराबर में 1। अब देखो भी आपको यहां पे मान दे रखा है 2x, ये देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, यहां पे रख रहा हूं मैं, 2x माइनस में 3 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दो तो 2 का स्क्वायर करोगे 4x की स्क्वायर आएगा भी। ठीक है, और माइनस में 3 का स्क्वायर ओपन करोगे तो प्लस का 9, और उसके बाद में a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, माइनस में 2 3 6 6 2 12। ठीक है, ये आपके पास में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहां से एक द्विघात समीकरण बनेगी 2x की स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस में आपके पास में 9 आ गया। इन दोनों के अंदर देखो भी यहाँ पे ये आपके पास में क्या है, बराबर 0 है। इन दोनों के अंदर देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर आपके पास में कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ गया अभी, 4 कॉमन ले लो, मैं 4 कॉमन आ गया, तो यहां पे बन गया x की स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में आपके पास में 9। अब x की स्क्वायर माइनस 3x का मान यहां पे देखो भी -1 दे रखा है, इसने अभी निकाला आपने, तो 4 मल्टीप्लाई -1 और प्लस में 9, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 4 और प्लस का 9 बराबर में आपके पास में प्लस का 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, प्लस का 5 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने 9.2 मिलियन बराबर कितने होते हैं भी, आपको पता है भी 9.2 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 मिलियन होता है भी। ठीक है, तो इससे अपन लिख सकते हैं 9.2 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा अभी, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको शब्दकोश के हिसाब से सेट करना है, तो सबसे पहले सभी में INT सभी में बराबर है, लेकिन इसमें देखो भी T के आगे ER आ रहा है और इसमें T के आगे ER आ रहा है, उसमें R के बाद में V आ रहा है और यहाँ पे क्या है R के बाद में A आ रहा है। तो A पहले आता है या फिर V, A पहले आता है तो इसका मतलब 1 नंबर पे ये आएगा, 1 नंबर पे ये, फिर 2 नंबर पे आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो भी INT यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, ये R के बाद में A है और इसमें R के बाद में क्या है E है, तो इसका मतलब आपका 3 नंबर पे ये आएगा फिर, और 4 नंबर पे आपका ये आ जाएगा और 5 नंबर पे आपका ये आ जाएगा। तो पहले आएगा 3 और ऑप्शन ही एक है 3 का, 3 से शुरू होने वाला, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इस श्रृंखला को पूरा करना है, इस श्रृंखला को पूरा करना है तो यहां पे आपका एक कोड बनेगा, एक कोड बनेगा बी बी सी सी और डी, फिर सी सी डी डी फिर ई। ठीक है, इस प्रकार से एक कोड बन जाएगा। तो इसके अंदर है वो आपका कोड क्या बन जाएगा, बी बी सी सी और डी। ठीक है, तो यहां पे देखो भी ये आपका एक कोड बन गया बी बी सी सी डी यहां तक। फिर आपके पास में आगे वाला आ जाएगा सी सी डी डी ई यहां तक, फिर आगे वाला डी डी ई ई एफ यहां तक, फिर ई ई एफ एफ जी यहां तक, फिर एफ एफ जी जी और फिर आ जाएगा एच, फिर जी जी एच एच। तो यहां पे देख लो भी पहले में आया सी, पहले में सी आया, दूसरे में आपके पास में क्या आ गया ई, तीसरे में एच और तीसरे में चौथे में एच, तो आपके पास में सी ई एच एच, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है,
इसमें बोला भी एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है वह मेरी पत्नी के पति की बेटी का पति है, यानी वह मेरी पत्नी के पति यानी खुद स्वयं, वह मेरी पत्नी के पति यानी खुद आप की बेटी यानी उसकी बेटी का पति है। तो तस्वीर में रवि से क्या संबंध है, तो रवि की बेटी का पति है, अभी रवि की बेटी है उसका पति है, तो वो क्या लगेगा भाई, दामाद लगेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नैतिक आचार बचपन से ही सिखाए जाने चाहिए। नैतिक शिक्षा के लिए बचपन उपयुक्त आयु है, बिल्कुल सही बात है भी, नैतिक आचार है वो बचपन से ही सिखाए जाने चाहिए, तो नैतिक शिक्षा के लिए बचपन उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। बच्चे बड़े उम्र में विचारों को स्वीकार नहीं करते भी, बच्चे हैं वो बड़े उम्र के अंदर है वो विचारों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी भी, ठीक है। तो धारणा पहली है वो सही है, बिल्कुल सही है, पहली धारणा सही है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला भी एक मनुष्य का मुंह है पश्चिम की ओर है, ठीक है, ये लो पश्चिम की ओर है, और वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा, तो ये लो यहाँ पे आ गया। अब ये क्या बोलता है भी 180 डिग्री घूमता है, फिर वो 180 डिग्री घूमेगा तो जस्ट इसके विपरीत यानी इस साइड में हो जाएगा इसका मुख, तो ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व है और बीच की दक्षिण पूर्व है, तो अब उसका मुख है वो दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन हो जाएगा। 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं, ए सी और डी के बीच में है भी, सी और डी के बीच में क्या है भी, ए है। आगे इसने क्या बोला है, बी है ना वो डी और ई के बीच में है, बी है वो डी और ई के बीच में है, तो ये बी डी और ई के बीच में आ गया। तो निम्न में से कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति के दोनों सिरों पे है, तो दोनों सिरों पे सी और ई होंगे भी, सी और ई, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी, जैसे जैसे हेलोजनों की, हेलोजन परमाणु, हेलोजन ग्रुप कौन सा है, 17 नंबर ग्रुप है भी, हेलोजन ग्रुप 17 नंबर ग्रुप, फिर कल 12 आई आंटी, ठीक है। तो जैसे जैसे हेलोजनों की संख्या, हेलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे क्या होगा, तो कम अभिक्रियाशील हो जाएंगे भी, यानी जैसे जैसे उनकी परमाणु संख्या बढ़ेगी वो अभिक्रियाशील है वो कम हो जाएंगे, तो आपका 92 में बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, देखो भी जैसे अपन क्या है नीचे जाएंगे, हेलोजनों में नीचे जाएंगे तभी क्या होगा, उसका परमाणु संख्या बढ़ेगी, और परमाणु संख्या बढ़ेगी तो जैसे अपन नीचे जाएंगे तो उसमें कोषों की भी संख्या बढ़ेगी भी, ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज भी बढ़ता है भी, ये भी आपने सारणी के अंदर पढ़ा हुआ, आवर्त सारणी में भी ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो प्रोटॉन का, यानी साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन का बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या है भी, बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर कंट्रोल कर पाना है वो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए अपन इसको बोल सकते हैं भी वो क्या है, कम अभिक्रियाशील हो जाएंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, तो वो अभिक्रिया जिसमें अम्ल प्लस में क्षार, अम्ल प्लस में क्षार की जो अभिक्रिया होगी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और उसमें क्या होगा, उसमें लवण प्लस में जल बनेगा भी, लवण प्लस में जल बनेगा, तो NaOH प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है जिसका pH मान 14 है, HCl प्रबल अम्ल है जिसका pH मान 1 होता है भी, तो दोनों की अभिक्रिया करवा दी तो NaCl बन गया और H2O बन गया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है, लवण और जल बनता है भी। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, URL होता है भी, ठीक है। IP एड्रेस होता है वो इंटरनेट का होता है भी, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इंटरनेट का होता है, लेकिन वेब डॉक्यूमेंट का पूछ रहा है, ये डॉक्यूमेंट में URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्भय क्या है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाएगी, एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं वो आपका गुइलेर्मा लासो। इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, इंडियन सुपर लीग है वो किसकी चैंपियनशिप है भी, तो ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है भी, इंडियन सुपर लीग किसकी एक चैंपियनशिप है, तो ये फुटबॉल की हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, हाल ही में किस एशियाई देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है,
2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर है वो कहां पे मिला है? तो पाकिस्तान के अंदर मिला है। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है असम की बिहू। असम की बिहू और ओणम है वो केरल में मनाया जाता है। पोंगल है ये तमिलनाडु में बनाया जाता है और पंजाब में बैसाखी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन मैच कर रहा है भी, पहला दूसरा, यानी पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन वो है स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज हमने एक और मॉक टेस्ट कंप्लीट किया। प्रत्येक क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। रही बात यहाँ पे टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज भी हमने अपलोड कर रखी है, तो आप एप्लीकेशन पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एक ऑफर भी चल रहा है अभी बढ़िया सा, अगर कोई एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये आप इसके अंदर है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी और जितने भी नोट्स हैं टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएगी और जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। मात्र ये सब्सक्रिप्शन आपको 99 रुपीज के अंदर मिल रहा है और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी, ठीक है। तो बाकी सारी की सारी पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल ही रही है अभी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।